कैसे हैं आप सब? आप सबका दिल से अभिवादन। पिछली बार हिरण्यगर्भा कहानी को हमने बीच में छोड़ा था क्योंकि कहानी कुछ लंबी थी। कहानी एक छोटे से खूबसूरत से परिवार की है जहां एक आने वाले मेहमान का बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा है, खुशियां समेटे नहीं सिमट रही हैं। लड़का होगा या लड़की ये भी उत्सुकता है, लेकिन उस घर के दरवाजे और सबके मन के दरवाजे लड़की हो या लड़का उसके लिए खुले हुए हैं। अस्पताल में जब पहुंचते हैं और बच्चे का जन्म होता है तो नर्स पहले आकर बताती है कि लड़की हुई है, लेकिन डॉक्टर आकर पूरी स्थिति को स्पष्ट करती है और बताती है कि बच्चा ट्रू हर्मेफ्रोडाइट है, न लड़का है न लड़की है, इंटरसेक्स्ड है। राजीव जो बच्चे के पिता हैं, जया के पति हैं, वो आवेश में आ जाते हैं। उनको समझाते हुए डॉक्टर आगे कहती हैं, चलिए सुनते हैं कहानी हिरण्यगर्भा। डॉक्टर कुछ क्षण रुककर बोली, देखिए मेल फीमेल के अलावा एक तीसरा सेक्स है जो ना आदमी है ना औरत, बल्कि उसमें दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। कुछ केसेस में हम तुरंत ऑपरेशन कर देते हैं। डॉक्टर ने गला साफ किया और सबके चेहरों को पढ़ती हुई बोली, लेकिन यहाँ कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा बड़ा होने पर बच्चे को यूएसए वगैरह कहीं भी बाहर दिखाया जा सकता है, तब तक आप लोग। राजीव लगभग चीखते हुए से बोले, आपका कहने का मतलब है मेरा बच्चा हिजड़? थोड़ा रुककर सिर झटकते हुए बोले, मतलब यूनक है। बड़ी अजीब बात है कि अपनी भाषा में जो शब्द भयानक और घिनौने लगते हैं और नग्नता का सा एहसास देते हैं, वही विदेशी भाषा उन्हें शिष्टता का आवरण दे देती है। डॉक्टर ने राजीव का हाथ पकड़ लिया। क्या कह रहे हैं मिस्टर राजीव? इस तरह के शब्द मुंह से ना निकालें। ट्रांसजेंडर कह सकते हैं। देखिए, हमारे लिए भी कोई आसान चीज नहीं होती है। फिर आप ये क्यों नहीं समझते कि अभी डॉक्टर बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि राजीव हाथ झटकते हुए बोले, एक ही बात है। दिलासा देते हुए डॉक्टर फिर बोली, बाहर के देशों में बहुत इलाज हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए, थोड़ा धैर्य रखिए। धैर्य? धैर्य रखूं? राजीव ने हिकारत भरी नजर बेबी कॉट और मृदु पर डाली। पापा ने गुस्से से भरे राजीव को एक तरफ किया और डॉक्टर की ओर देखकर बोले, डॉक्टर साहब, कितनी उम्र में इलाज करा सकते हैं या करा भी पाएंगे या नहीं? डॉक्टर धीरे से बोली, आप और जगह से भी राय ले लें, दिल्ली मुंबई जा सकते हैं। और फिर मृदु के पास आकर उसके हाथ को सहलाते हुए बोली, मृदुला, जानती हो तुम्हारी इस कमजोर हालत में भी मैं तुमसे ये बात क्यों कह रही हूँ? क्योंकि सबसे ज्यादा मजबूती तुम्हें ही दिखानी है इस समय। माँ का सबसे ज्यादा अधिकार होता है बच्चे पर। फिर सबके चेहरों पर नजर डालकर बोली, इस समय बहुत ध्यान रखने की भी जरूरत है। ये बात फैलते ही कभी कभी इस बिरादरी के लोग, बिरादरी पर वो कुछ ठिठकी, और बिरादरी शब्द सुनते ही राजीव तेजी के साथ ऐसे घूमा जैसे कोई करंट लग गया हो। सबके चेहरों पर जैसे मुर्दानगी सी छाई हुई थी। डॉक्टर थोड़ा रुककर फिर बोली, मेरा कहने का मतलब था कि वो लोग कभी कभी बच्चों को चुरा कर या फिर जबरदस्ती भी ले जाते हैं। आपको आगाह करना मेरा फर्ज है। मेरी एक बहुत ही विश्वसनीय नर्स इसके बारे में जानती है। हम अपने हॉस्पिटल की साख का बहुत ध्यान रखते हैं, बात लीक नहीं होगी। आप लोग हौसला रखिए। फिर मृदुला के हाथ को दबाते हुए बोली, आजकल जमाना बदल गया है। इस तरह के कितने ही लोग आपको बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर दिखाई देंगे। कभी कभी जिंदगी इम्तिहान लेती है। सबको स्तब्ध छोड़कर फिर आने का आश्वासन देकर वो चली गई। जहां थोड़ी देर पहले खुशियां समेटे नहीं सिमट रही थी, वहां मनहूसियत से भरा सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद आवाज राजीव की ओर से ही आई, मैंने तय कर लिया है। मृदु, मम्मी, पापा, सबकी दृष्टि राजीव के चेहरे पर जम गई। मृदु ने ऐसे भाव राजीव के चेहरे पर कभी देखे ही नहीं थे। इतना शुष्क, कठोर पत्थर जैसा चेहरा, ये वो राजीव तो नहीं जिसे वो इतने सालों से जानती थी। कितना रस था उसकी आंखों में, बातों में, भावों में, स्पर्श में। उसकी आंखों के सामने कॉलेज की फेयरवेल पार्टी घूमने लगी, जब राजीव ने उसे गुलाब का फूल और एक कार्ड सबसे अलग ले जाकर दिया था। मृदुला जी, घुटनों के बल बैठकर आपको आपसे ही मांगना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ तो बहुत भीड़ है, कहीं और चलें? क्यों, सबके सामने डर लगता है? हंसी दबाते हुए मृदु ने उसे तंग करने के अंदाज में कहा। ऐसे जवाब की राजीव को आशा न थी। चारों ओर नजर दौड़ाते हुए अचकचाया सा राजीव कह उठा, इतनी सीरियस बात यहाँ? क्यों डरते हो? कह मृदु जाने को हुई तो उसका रास्ता रोक हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कहेंगी तो मैं सबके सामने भी आपको प्रपोज कर सकता हूँ। फिर कुछ देर ठहर कर पसीना पहुंचता हुआ बोला, तो कर दूं क्या? राजीव की हालत देख वो खिलखिला उठी।
वो तो जैसे इंतजार ही कर रही थी इस दिन का। मृदु को राजीव की पानीदार आंखें बहुत अच्छी लगती थीं। उसे देखते ही बहुत कुछ तैरने लगता था जिनमें। कुछ और भी था जो मृदु को राजीव की ओर खींचता था, उसका परिष्कृत और संस्कारी व्यक्तित्व। आंखों ही आंखों में पता नहीं कब से रिश्ता जुड़ चुका था। आज राजीव ने उसे शब्द भी दे दिए थे। मृदु उस रोमानी वातावरण को और भी रोमानी बनाते हुए हाथ राजीव की ओर बढ़ाते हुए बोली, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवाज। सुनते ही राजीव ने उसका हाथ पकड़ लिया। आजमा लो, कभी भी शिकायत नहीं होगी। और उस दिन के बाद ये फिल्मी पंक्ति उन दोनों के रिश्ते के बीच एक मीठी सी कड़ी बन गई। फेरों पर बैठी मृदु के कानों में जब राजीव फुसफुसाया, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवाज, तो उसके मन और शरीर पर पता नहीं कितने ही कचनार उगाए और उसने धीरे से सिर हिलाकर हामी भरी, उम्र भर साथ निभाने की। सब कुछ बहुत तेजी से घट रहा था मधु के साथ। राजीव से सगाई, फिर शादी, उसके तुरंत बाद ही माँ डैडी का कार एक्सीडेंट में अचानक चले जाना। बस मृदु तो इसी घर की होकर रह गई थी। कहीं जाने की जगह ही नहीं थी उसके पास। कुछ रिश्तेदार थे जहाँ सिर्फ ब्याह, जन्मदिन जैसे कार्यक्रमों में कभी कभी जाना होता था। माँ डैडी की कमी यहाँ मम्मी पापा ने पूरी करने की भरसक कोशिश की थी। उसे कभी लगता ही नहीं था कि वो ससुराल में है, और राजीव तो उसकी जिंदगी में घने साए की तरह था जिसने उसे सारी तपिश से छुपा कर रखा था। इतना प्यार पाकर उसका रोम रोम झंकृत होता रहता। इतने सभ्य, सुसंस्कृत, परिमार्जित मानवीय एहसासों से भरे रिश्ते उसकी झोली में आ पड़ेंगे वो भी नहीं जानती थी। डरती थी कि कहीं किसी की नजर न लग जाए, और फिर इन संबंधों को और सुदृढ़ बनाने के लिए ये जीव गर्भ में आ गया और इतना अपना हो गया कि उसे मुकम्मल होने का एहसास दे गया। इन 9 महीनों में वो अद्भुत सुख जी गई थी। सुख माँ बनने का, सुख मम्मी पापा की खुशी का, और सुख राजीव के इस कदर तृप्त होने का। दिन भर इन सबको वो समेटती फिरती थी और खुद अपने ही भाग्य से रश्क कर उठती थी। जब से उनके अंश ने जिंदगी में दस्तक दी, दिन रात कुछ और रोमानी हो गए थे। राजीव ऑफिस से आने के बाद उसे बाहों में भर लेते और पूछते, क्या कह रहे हैं जनाब? यही कि तुम देना साथ हमारा ओ हम नवाज। मेरा से हमारा क्या बात है? अच्छा बदलाव है। ठीक है, आप उन्हें बता दें कि उनके पापा बहुत स्ट्रांग हैं, हमेशा साथ देंगे उनका और उनकी मम्मी का। फिर मृदु की आंखों में आंखें डालकर पूछता, कोई शक? नहीं, जरा भी नहीं। कहते हुए मृदु उसके चौड़े सीने में जब सिर छुपा लेती तो उसे लगता कि वो और उसका बच्चा दोनों इससे ज्यादा महफूज कहीं हो ही नहीं सकते। जिंदगी खूबसूरत होती जा रही थी। सुनहरे भविष्य की किरणों की आंच उन्हें जब तक भिगो जाती थी और संकेत दे जाती कि अब बहुत कुछ बदलने वाला है और जिंदगी को नया अर्थ मिलने वाला है। लेकिन आज राजीव का ऐसा रूखा, भाव विहीन चेहरा देख मृदु को यूं लगा जैसे कोई अपरिचित सामने खड़ा है जिसे वो जानती ही नहीं। इतने वर्षों तक इस कदर करीब होने के बाद भी कोई इतना अजनबी कैसे हो सकता है, और कुछ महीने सिर्फ अपनी उपस्थिति के एहसास पर से इतना अपना? ये कैसी विसंगति है जीवन की। उसके कानों में फिर राजीव की आवाज गूंजी, कोई कुछ नहीं बोलेगा। 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो इसे इसकी जात बिरादरी वालों तक चुपचाप पहुंचा दें, या फिर इस बवाल को खत्म कर दें। लोगों से कह देंगे स्टिल बॉर्न बेबी था। सबके आश्चर्यचकित चेहरे देखकर बोला, क्यों, मरा हुआ बच्चा पैदा नहीं होता क्या इस दुनिया में? मम्मी हिचकी भरकर रोते हुए बोली, ये दिन भी देखना था भगवान। पापा ने ठंडी आह भरी और चेहरे को नीचे झुकाए हुए बोले, ठीक कहते हो बेटा, अभी तो किसी को नहीं पता, लेकिन जल्दी ही पता लग जाएगा। ये बात छुप नहीं सकती। अस्पताल के रिकॉर्ड में भी शायद एंट्री हो जाएगी, बल्कि हो चुकी होगी। मान लो किसी तरह छुपा भी लें तो बच्चे को थोड़ा बड़े होने पर तो पता लग ही जाएगा। कुछ तो करना पड़ेगा। मम्मी की सिसकियों में डूबी आवाज फिर से आई, किसी और डॉक्टर या स्पेशलिस्ट का पता करो, शायद कुछ हो सके, कोई और ऑपरेशन वगैरह। राजीव फुफकारता हुआ बोला, और ना हुआ तो? सुना नहीं डॉक्टर क्या कह गई? किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे तो शहर में बात नहीं फैलेगी क्या? अभी तो सोसाइटी में कुछ इज्जत बची हुई है, बिल्कुल ही जाएगी। अभी कोई नहीं आया है, थोड़ी देर में लोग फूल और खिलौने लेकर आने लगेंगे, क्या करेंगे फिर? राजीव के मुंह से बोलते बोलते थूक निकल रहा था। ओठ कुछ टेढ़े से होकर विकृत हो रहे थे, बाल बिखरे हुए थे और हाथ कुछ अजीब अंदाज में चल रहे थे।
अचानक अपनी सारी अभिजात्यता छोड़कर राजीव ने आवेश में जोर जोर से ताली बजानी शुरू कर दी और कमर को हिलाता मम्मी के पास पहुंचा, जैसे कोई दौरा पड़ गया हो। मम्मी, तैयार हो तुम इस सब के लिए? अपने घर में रोज यही सब देखने को मिलेगा। और क्या कह रही थी तुम? ये मेरे जैसा है? नहीं, जैसी है। मेरे जैसा? माय फुट। बताओ मैं ऐसा हूं क्या? कहाँ है वो नर्स जिसने कहा था कि लड़की है? सबसे पहले तो उसे बताओ। गुस्से में मुड़कर वो बेबी कॉट के पास आ गया। हिकारत भरी नजर मृदु पर और फिर बच्चे पर डालकर गाली देते हुए बोला, साला। कई गंदी गंदी गालियां उसने मुंह से निकाल दी। दिमाग खराब कर दिया है। नहीं चाहिए हमें ये डिफेक्टिव पीस। ताली बजाता हुआ फिर बोला, पितृमुखी कन्या सुखी। मेरे जैसी है ये, मेरे जैसी। मृदु आश्चर्यचकित थी। फटी आंखों से राजीव को देख रही थी। वो विश्वास करने की कोशिश कर रही थी कि ये वही राजीव है जिसे वो जानने का दावा करती थी। इतने समय से तो वो एक अजनबी के साथ रह रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो मार ही डालेगा बच्चे को। पापा ने तेजी से उठकर उसे अपनी ओर खींचा। पागल हो गए हो क्या? इधर बैठो तुम, सोचते हैं कुछ। कमरे में फिर मौत का सा सन्नाटा छा गया। तुझे भूख भी नहीं लगती क्या मेरे बच्चे? किसका इंतजार कर रहा है? कोई नहीं आएगा तुझे कुछ देने। मांग, अपना हक मांग। ऐसा लगा कि किसी गहरी खाई से बहुत दूर से कहीं आवाज आ रही है। आवाज सुन सभी चौंक उठे। इतनी देर से मूक दर्शक बनी मृदु अपनी निशक्त काया की सारी शक्ति बटोरकर पलंग से नीचे उतरकर बेबी कॉट के पास कब पहुंच चुकी थी, किसी को पता ही नहीं चला। झक गोरा रंग, घुंघराले बाल, दो गुलाब की पंखुड़ियों जैसे लाल ओंठ, इतना कोमल कि छूने में भी डर लगे। सफेद चादर में लिपटा, सब तूफानों से बेखबर देवदूत सा वो सो रहा था, जैसे अपनी लंबी दुरूह यात्रा की थकान उतार रहा हो। मृदु ने उसके माथे पर हाथ फेरा। जिसके इंतजार में एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा था, जिसके स्वागत में सारा घर महीनों से व्यस्त था, आज वो उपेक्षित सा चुप कमरे में पड़ा था। क्या समझ गया है कि जिंदगी जीने के लिए उसे बहुत धीरज की जरूरत है? मृदु ने तेजी के साथ उसे उठाकर सीने से लगा लिया। उसे लगा कि सारे जमाने से लड़ने की ताकत उसके दुर्बल शरीर में आ गई है। राजीव तेजी से, मृदु हटो वहां से, मैं कहता हूं जाओ वहां से, कहते हुए आगे बढ़ा और उसने मृदु को अपनी ओर खींचा। धीमी मगर दृढ़ आवाज में वो बोली, खबरदार, वहीं रुक जाओ राजीव, ये मेरा बच्चा है, सिर्फ मेरा। 9 महीने इसे मैंने कोख में रखा है, अंश है मेरा ये। और तुमने ये जरूरी भी नहीं समझा कि मुझसे पूछो कि मैं क्या चाहती हूँ। सारे फैसले अकेले ही ले लिए तुमने। ये सोच कैसे लिया तुमने कि ये मुझे नहीं चाहिए? इस अबोध की क्या गलती है? यही कि वो तुम लोगों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहा, समाज में तुम्हारे स्टेटस को बढ़ा नहीं रहा, तुम्हारी सुविधा के हिसाब से फिट नहीं हो रहा, तो ये बवाल हो गया तुम्हारे लिए। तुम इस नन्ही सी जान को गालियां देने लगे। घबराओ मत, जा रही हूं इसे लेकर यहां से मैं। ये कार, स्कूटर, टीवी नहीं है जिसे डिफेक्टिव पीस कहकर फेंकने की तैयारी तुम कर रहे हो। ये हाड़ मांस का बच्चा है, इसका दिल भी धड़कता है। ये मेरा बच्चा है और इसे मैंने अपने सामाजिक स्तर और प्रतिष्ठा के लिए जन्म नहीं दिया। मृदु के मुंह से आह सी निकली और फिर कराहती सी हंस पड़ी। तुम लोग क्या समझोगे इस रिश्ते को? ये अक्षुण है क्योंकि ये रिश्ता अम्बिलिकल कॉर्ड का है। सुना तुमने? गर्भनाल का रिश्ता है ये। और मैं हिरण्य गर्भा हूं। मेरी कोख असाधारण है, विलक्षण है। अपनी क्षीण काया को संभालती मृदु सबको स्तब्ध छोड़ बच्चे को सीने से चिपकाए सधे कदमों से कमरे से बाहर निकल ली। मित्रों, ऐसे लोगों को हमें अपनाने की जरूरत है, अपना बनाने की जरूरत है। दूसरी चीज, जिंदगी में पहचान व्यक्ति की तभी होती है जब उसको स्क्रैच किया जाता है, जब कोई विपदा आती है, जब कोई असाधारण चीज गुजरती है, उस समय हम लोगों को पहचान पाते हैं। धन्यवाद। हमेशा की तरह आपके कमेंट्स का, आपकी प्रतिक्रियाओं का मैं इंतजार कर रही हूँ। बहुत धन्यवाद।